स्वागत। आज हम पृथ्वी के एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी अदृश्य ढाल जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। यही है ओजोन परत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओजोन परत आखिर है क्या चीज और होती कहाँ पर है ये? देखिए, ओजोन परत जो है वो असल में ओजोन गैस यानी O3 की एक कुदरती परत है। ये हमारी धरती की सतह से करीब मान लीजिए 10 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा है ना, जिसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहाँ मिलती है। अच्छा, 10 से 50 किलोमीटर ऊपर? हाँ, और मजे की बात यह है कि हमारे वायुमंडल की लगभग 90% ओजोन इसी समताप मंडल में है। थोड़ी बहुत नीचे क्षोभ मंडल में भी मिलती है, पर वो क्या कहते हैं, बुरा ओजोन है, प्रदूषण वाली। समताप मंडल वाली ओजोन अच्छा ओजोन है। ये जैसे एक चित्र में भी दिखता है, सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी किरणें, उनको सोख लेती है। खास तौर पर UVB और UVC जो बहुत नुकसानदेह हैं, उनको रोककर हमारी रक्षा करती है। और ये बनती कैसे है? मतलब हमेशा से थी या बनती रहती हैं? ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। असल में होता क्या है कि सूरज की जो तेज UV किरणें हैं, वो ऊपर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन गैस O2 उसको तोड़ देती हैं। तो वो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु यानी O बन जाते हैं। फिर ये अकेले परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणुओं O2 से जुड़ जाते हैं और तब बनता है ओजोन यानी O3। ये बनना और प्राकृतिक रूप से टूटना ये चलता रहता है, एक संतुलन बना रहता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बैलेंस है। और इसको मापते कैसे हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि परत मोटी है या पतली हो रही है? हाँ, इसके लिए एक खास यूनिट है, डॉब्सन यूनिट, DU कहते हैं शॉर्ट में। आसान भाषा में कहें तो ये बताती है कि किसी एक जगह के ऊपर जितनी भी ओजोन है, अगर उसे हम जमीन के मानक तापमान और दबाव पर ले आएं, तो वो कितनी मोटी परत बनाएगी। डॉप्सन यूनिट, ठीक है। अब आते हैं उस बात पे जो ज्यादा चिंता वाली है। हमने ओजोन होल या ओजोन छिद्र शब्द बहुत सुना है। तो इस परत के पतले होने या जिसे क्षरण कहते हैं, उसका असल मतलब क्या है? ओजोन परत का क्षरण या पतला होना, इसका सीधा मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन की जो कुल मात्रा है उसमें कमी आ रही है। ये तब होता है जब ओजोन के बनने और उसके प्राकृतिक रूप से टूटने का जो संतुलन है ना, वो बिगड़ जाता है। और ये संतुलन बिगाड़ा किसने? मुख्य रूप से कुछ मानव निर्मित रसायनों ने, जिन्हें हम कहते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ या ODS। ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। हाँ, ये केमिकल्स जब किसी तरह ऊपर समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं, तो वहां सूरज की किरणों से टूटते हैं और उनसे निकलते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन जैसे परमाणु। अब ये परमाणु जो हैं वो कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। यानी वो खुद खत्म नहीं होते, पर एक के बाद एक हजारों लाखों ओजोन अणुओं को तोड़ते रहते हैं, उन्हें वापस साधारण ऑक्सीजन O2 में बदल देते हैं। सोचिए, एक अकेला क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को बर्बाद कर सकता है। बाप रे, एक अकेला परमाणु! तो क्या ये पूरी तरह से इंसानों की वजह से हुआ या कुछ कुदरती कारण भी हैं? देखिए, कुछ प्राकृतिक चीजें भी हैं जो थोड़े समय के लिए ओजोन को कम कर सकती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाए, उससे निकले कण वगैरह ऊपर जाकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला नुकसान हुआ है ना परत को, उसका मुख्य कारण तो मानव निर्मित ODS ही है। तो ये ODS कौन कौन से थे जिन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? CFCs का नाम तो बहुत आता है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो तो इस कहानी के कह सकते मुख्य विलेन रहे। इनकी खासियत ये थी कि ये नीचे मतलब जमीन के पास बहुत स्थिर थे, जलते नहीं थे, जहरीले नहीं थे। इसीलिए इनका इस्तेमाल फ्रिज में, AC में, स्प्रे कैन्स में, फोम बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक साफ करने में खूब हुआ। हाँ, उस स्प्रे कैन वाले ड्यूटेंट वगैरह में भी शायद। बिल्कुल, एरोसोल में प्रणोदक के रूप में। अब विडंबना ये थी कि जो स्थिरता इन्हें नीचे इतना उपयोगी बनाती थी, उसी वजह से ये बिना टूटे ऊपर समताप मंडल तक पहुंच गए और वहां जाकर सूरज की UV किरणों ने इन्हें तोड़ा, क्लोरीन निकली और उसने ओजोन को नष्ट करना शुरू कर दिया। और ये दशकों तक वायुमंडल में बने रह सकते, तो इनका असर बहुत लंबा चला। अच्छा, तो नीचे सेफ,
ऊपर खतरनाक। फिर इनके विकल्प के तौर पे भी तो कुछ आया था, शायद HCFCs। बिल्कुल सही। जब CFCs का खतरा पता चला तो उनके विकल्प के रूप में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCs बनाए गए। इनमें हाइड्रोजन भी था, तो ये निचले वायुमंडल में ही ज्यादातर टूट जाते थे, ऊपर कम पहुंचते थे। इसलिए ओजोन को नुकसान पहुंचाने की इनकी क्षमता, जिसे ODP कहते हैं, वो CFC से काफी कम थी। लेकिन ध्यान रहे, कम थी, शून्य नहीं थी। ये भी थोड़ा नुकसान तो करते ही थे। इसीलिए इन्हें बस एक टेम्पररी मतलब अस्थायी समाधान माना गया और अब इन्हें भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और भी थे क्या इस तरह के ODS, जैसे आपने कहा क्लोरीन या ब्रोमीन वाले? वो आग बुझाने वाले यंत्रों में कुछ होता था। हाँ, हैलोन्स, ये एक और बड़ा ग्रुप था। इनमें ब्रोमीन होता था और आग बुझाने में ये बहुत कारगर थे। पर दिक्कत ये कि ब्रोमीन क्लोरीन से भी कई ज्यादा ताकतवर है ओजोन को तोड़ने में। इनके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड था, जो इंडस्ट्री में सॉल्वेंट का काम करता था, और मीथाइल ब्रोमाइड, जो खेती में कीटनाशक की तरह इस्तेमाल होता था। इन सब में क्लोरीन या ब्रोमीन था। अब इन सब का इस्तेमाल काफी हद तक बंद या नियंत्रित हो चुका है। और एक गैस और है जिसे भूलना नहीं चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस भी कहते हैं इसे। ये प्राकृतिक रूप से भी बनती है, पर खेती में खाद के इस्तेमाल से, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से इसका उत्सर्जन बहुत बढ़ गया है। और N2O सिर्फ ODS ही नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैस भी है। मतलब जलवायु परिवर्तन में भी इसका बड़ा हाथ है। और क्योंकि बाकी ODS अब कम हो रहे हैं, तो भविष्य में N2O ओजोन परत के लिए एक बड़ा खतरा बना रह सकता है। एक और चीज है जो ध्रुवों पर, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल बनता है, उसमें मदद करती है। वो है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स या PSCs। ये बादल बहुत ही ठंडे तापमान पर बनते हैं, करीब -85 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। ये बादल एक तरह से सतह मुहैया कराते हैं जहां पर निष्क्रिय क्लोरीन वाले कंपाउंड सक्रिय हो जाते हैं, खतरनाक रूपों में बदल जाते हैं। फिर जब ध्रुवीय इलाकों में वसंत आता है, सूरज की रोशनी वापस आती है, तो ये सक्रिय क्लोरीन और ब्रोमीन तेजी से ओजोन को नष्ट करने लगते हैं। इसीलिए वहां परत एकदम से बहुत पतली हो जाती है, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। अच्छा, तो ये बादल वहां केमिकल रिएक्शन तेज कर देते हैं। तो अब ये सब जो हो रहा है, परत पतली हो रही है, इसका असर क्या होता है? हमारे लिए ये चिंता की बात क्यों है आखिर? इसके असर बहुत गंभीर हैं और कई तरह के हैं। सबसे सीधा असर तो हमारी सेहत पर पड़ता है। परत पतली होने का मतलब है कि सूरज की ज्यादा हानिकारक UVB किरणें जमीन तक पहुंचेंगी। इससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मेलेनोमा और दूसरे तरह के त्वचा कैंसर, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, स्किन कैंसर तो सुना है। बिल्कुल। और आंखों पर भी असर पड़ता है। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। आंखों की और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की जो शरीर की ताकत है, उसे भी कमजोर कर सकता है। अरे बाप रे, मतलब सेहत पर सीधा खतरा। और पौधों वगैरह पर? हाँ, पेड़ पौधों पर भी बुरा असर पड़ता है। ज्यादा UV रेडिएशन कई फसलों और दूसरे पौधों की ग्रोथ रोक सकता है। उनके बढ़ने की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने की प्रक्रिया, उसमें दिक्कत आ सकती है। इससे खेती की पैदावार कम हो सकती है, जिसका असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। और समुद्र के जीवों पर? समुद्री जीवन पर भी असर पड़ता है। समुद्र में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी समुद्री फूड चेन का आधार है, वो UVB के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर वो कम हो गए तो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों पर असर पड़ेगा। और बहुत से जीवों के लार्वा, मतलब शुरुआती बच्चे, जैसे मछली, झींगा, केकड़े के लार्वा, वो भी ज्यादा UV से मर सकते हैं या उनका विकास रुक सकता है। इसके अलावा पर्यावरण में बदलाव से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के घटने बढ़ने का जो चक्र है, उस पर भी असर पड़ता है, जो फिर जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। और हाँ, हमारी रोजमर्रा की चीजें भी खराब होती हैं। ज्यादा UV से प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब जल्दी खराब होने लगते हैं। उनका जीवन काल कम हो जाता है। ये तो वाकई काफी डरावनी तस्वीर है। सेहत से लेके खाने तक और पर्यावरण पर भी असर। तो क्या दुनिया ने इसे रोकने के लिए कुछ किया? मतलब हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहे। हाँ। और ये इस पूरी कहानी का सबसे सकारात्मक पहलू है। हाँ। जब 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने ये खतरा बताया, खासकर मारियो मोलिना
और शर्वुड रोलैंड ने CFCs के बारे में चेताया, और फिर अंटार्कटिका पर ओजोन होल की खोज हुई। तो दुनिया भर में चिंता फैली, और अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहुत तेजी से काम हुआ। अच्छा। पहला बड़ा कदम था 1985 का वियना कन्वेंशन। ये एक तरह का फ्रेमवर्क था, एक ढांचा, जिसने कहा कि हमें ओजोन परत को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा, रिसर्च करनी होगी, निगरानी रखनी होगी। ठीक है, ये तो एक शुरुआत थी। हाँ, लेकिन असली जो बदलाव आया वो था 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे शायद आज तक की सबसे सफल पर्यावरण संधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, ODS, उनका उत्पादन और उनकी खपत दोनों को धीरे धीरे करके पूरी तरह बंद करना है। पूरी तरह बंद करना। हाँ, इसमें CFCs, हेलॉन्स और दूसरे मुख्य ODS को हटाने के लिए बाकायदा टाइम टेबल बनाया गया, कानूनी रूप से बाध्यकारी। और इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि विकसित और विकासशील देशों की ज़रूरतें अलग हैं, तो उनके लिए थोड़ी अलग समय सीमा रखी गई। और विकासशील देशों की मदद के लिए पैसा जुटाने का भी एक सिस्टम बनाया गया, मल्टीलैटरल फंड। अच्छा, तो ये काफी सोचा समझा कदम था। क्या इसमें बाद में बदलाव भी हुए जरूरत के हिसाब से? बिल्कुल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कामयाबी का एक बड़ा राज यही है कि ये वक्त के साथ बदला है। जैसे जैसे विज्ञान ने और जानकारी दी या नए खतरे पता चले, इसमें संशोधन होते गए। लंदन में, कोपेनहेगन में, मॉन्ट्रियल में, फिर से बीजिंग में, इन संशोधनों से न सिर्फ नए ODS को लिस्ट में जोड़ा गया, जैसे HCFCs और मिथाइल ब्रोमाइड को बाद में शामिल किया गया, बल्कि जो पहले से लिस्ट में थे उन्हें हटाने की रफ्तार भी तेज की गई। तो ये लगातार बेहतर होता गया है। और हाल में एक किगाली संशोधन भी हुआ है ना, वो किस बारे में था? हाँ, 2016 में किगाली रवांडा में हुआ संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर फोकस करता है। अब HFCs क्या हैं? ये वो केमिकल हैं जो CFCs और HCFCs के बदले में लाए गए थे। अच्छी बात ये थी कि ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि HFCs बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। तो किगाली संशोधन का मकसद है कि अब HFCs को भी धीरे धीरे कम किया जाए, ताकि ओजोन परत तो बचे ही, साथ में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद मिले। लक्ष्य रखा है कि 2047 तक दुनिया भर में HFCs का इस्तेमाल 80-85% तक कम कर दिया जाए। ये दिखाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब जलवायु के लिए भी कितना जरूरी बन गया है। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल या अब पेरिस समझौता में फर्क है। मॉन्ट्रियल का फोकस है ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स पर, जबकि क्योटो पेरिस का फोकस है ग्रीन हाउस गैसों पर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो सीधे जलवायु परिवर्तन करती हैं। मॉन्ट्रियल को ज्यादा सफल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत साफ लक्ष्य थे, पक्की समय सीमा थी और देशों को नियमों का पालन करवाने का एक मजबूत तरीका था। और भारत का क्या रोल रहा इन सब कोशिशों में? हमने क्या किया? भारत ने इसमें बहुत ही जिम्मेदार और अहम भूमिका निभाई है। हमने 1991 में वियना कन्वेंशन और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों को अपनाया। और भारत ने प्रोटोकॉल में जो समय सीमा दी गई थी उसका पालन करते हुए, बल्कि कई मामलों में तो समय से पहले ही CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स जैसे मुख्य ODS का उत्पादन और इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। अच्छा, समय से पहले ही? हाँ, और HCFCs को भी धीरे धीरे हटाने का काम बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। भारत ने 2021 में किगाली संशोधन को भी मंजूरी दे दी है और अब HFCs को कम करने के लिए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक खास ओजोन सेल है जो इन सब नियमों को लागू करवाने और निगरानी रखने का काम करता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो हमने देखा कि ओजोन परत समताप मंडल में एक बहुत जरूरी ढाल है। UV किरणों से बचाती है। कुछ उन सारी केमिकल्स, ODS ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा हुआ।
हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी खबर ये है, और ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दुनिया भर के देशों के अभूतपूर्व सहयोग से हमने इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। ये एक शानदार मिसाल है कि जब विज्ञान रास्ता दिखाएं, राजनीतिक इच्छा हो और देश मिलकर काम करें, तो हम बड़ी से बड़ी पर्यावरण की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।